नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विसेज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमरेश कुमार। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग मूल अधिकारों का अध्ययन कर रहे थे और उस अध्ययन में हम लोग अनुच्छेद 20 तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग अनुच्छेद 21 के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 21 संविधान का एक ऐसा अनुच्छेद है जिसे शुरू में तो बहुत ही सीमित और संकुचित दायरे में देखा गया, लेकिन अब यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सर्वाधिक फेवरेट कह सकते हैं, पसंदीदा अनुच्छेद हो चुका है। जब इसका अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ढेर सारे अधिकार अनुच्छेद 21 से निकाले गए हैं। शुरू में जहां यह माना गया कि यह केवल कार्यपालिका के मनमानेपन से हमें सुरक्षा प्रदान करता है और विधायिका अगर चाहेगी तो हमारी स्वतंत्रता छीन सकती है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मेनका गांधी के मामले में दिए गए निर्णय 1978 में यह साबित किया कि यह न केवल कार्यपालिका बल्कि विधायिका के अधिकारों से भी हमें रक्षा प्रदान करता है। अब तक की बातों को आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आगे के वीडियो को नहीं देखते हैं। अनुच्छेद 21 का जो मूल संविधान में ट्रांसलेशन है वह है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, लेकिन सामान्य रूप से किताबों में और बोलचाल में इसके लिए बेहतर शब्द जो प्रयोग किए जाते हैं वह है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इंग्लिश में इसके लिए लाइफ शब्द का इस्तेमाल हुआ है और इसके लिए दैहिक स्वतंत्रता के लिए पर्सनल लिबर्टी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो मेरे जुबान पर तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार चढ़ा हुआ है। आप चाहें तो इसे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार बोल सकते हैं। ये बहुत ही छोटा सा अनुच्छेद है, 2-3 पंक्तियों का, मतलब एक लाइन का अनुच्छेद है। और इस अनुच्छेद को देखिए कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। पहला शब्द जो हमारे सीखने के लिए, हमारे जानने के लिए, वह शब्द है व्यक्ति। व्यक्ति का मतलब हो गया कि यह अधिकार देश के नागरिकों के साथ साथ अन्य लोगों को भी है, यानी विदेशियों को भी है। ठीक है, तो व्यक्ति शब्द का प्रयोग करने से क्या हो जाता है कि यह अधिकार सभी व्यक्तियों पर लागू है, होना भी चाहिए। आप अपने देश के नागरिकों को कहेंगे कि आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, और विदेशी यहाँ आएंगे तो उसका क्या प्राण खींच लेंगे? नहीं, आपको सभी लोगों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देना होगा। इसलिए अगर परीक्षा में आपको यह पूछा जाता है कि अनुच्छेद 21 क्या केवल नागरिकों को प्राप्त है? नहीं, अनुच्छेद 21 सभी को प्राप्त है। दूसरा विषय, इसमें 2 अधिकार की बात की गई है। पहला जीवन का अधिकार और दूसरा दैहिक या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें यह नहीं कहा गया है कि ये दोनों अधिकार छीने नहीं जा सकते हैं। कहा? कहीं नहीं कहा गया है। अगर ऐसा कहा जाता तो फिर फांसी कैसे होती, फिर लोगों को आजम कारावास कैसे होता, 1 साल 2 साल 3 साल की सज़ा कैसे होती? वो तो उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित करता है। इसलिए संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को छीनने की मनाही नहीं करता है। वह कहता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही इन दोनों को छीना जा सकता है, इसके अलावे और कहीं नहीं। अर्थात अगर विधि है तो लोगों के प्राण यानी जीवन और दैहिक स्वतंत्रता छीनी जा सकती है, ऐसा अनुच्छेद 21 कहता है। ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द जो है यही इसकी मूल जान है। शुरू में न्यायालय के पास जब इस मुकदमा जाता था तो वो कहते थे कि भाई विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, यानी अगर कानून है कि आपके प्राण छीने जा सकते हैं और कानून है कि आपके दैहिक स्वतंत्रता छीने जा सकते हैं, तो मैं आपको कोई राहत नहीं प्रदान कर सकता हूं। मैं केवल कार्यपालिका के विरुद्ध, मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं, इसकी वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है। जैसे पुलिस आपको एक डंडे मारती है तो पुलिस क्या है? कार्यपालिका का अंग है। तो आप अगर उनसे सवाल करेंगे कि आपने मुझे डंडा क्यों मारा, और पुलिस यह साबित कर देती है कि आपको मैंने यह डंडा फला कानून की फला धारा के अंतर्गत मारा है, तो आपको सर्वोच्च न्यायालय से राहत नहीं मिलेगी। अगर इसका यह अर्थ लगाया जाए
यानी केवल कार्यपालिका के कृत्यों से, कार्यपालिका के मनमानेपन से आपको राहत प्रदान करती है, अगर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ लें। हम इसको और भी डिटेल्स में आगे देखेंगे। पहले इस मामले में भारतीय संविधान और अमेरिकी संविधान की तुलना करते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि अमेरिकी ही संविधान के शब्दों को काट छांट करके भारत के संविधान में ले लिया गया है। भारत के संविधान में अभी हमने पढ़ा था कि किसी व्यक्ति को, तो वहाँ भी है अमेरिकी संविधान में, किसी व्यक्ति को उसके प्राण, तो वहाँ भी है उसके प्राण। हमारे यहाँ दैहिक स्वतंत्रता और वहाँ है संपत्ति। अगर आप व्याकरण के छात्र हैं, ग्रामर के स्टूडेंट हैं, तो आप जानते हैं कि किसी शब्द के पहले अगर कोई विशेषण लग जाता है तो उसका क्षेत्र सीमित हो जाता है। आप समझिए, ऐसा नहीं है कि आप केवल भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ रहे हैं तो अन्य बातों को नहीं जाने। जैसे लड़का, तो सभी आ गए, अब उसमें आ जाएगा लंबा लड़का, तो लड़का के पहले लंबा शब्द लग गया, इसका मतलब है कि केवल वही लड़के आएंगे जो लंबे हैं। लंबा के पहले आप एक और शब्द लगा दीजिए, गोरा, गोरा लंबा लड़का, यानी ऐसा लड़का जो लंबा हो और गोरा हो। तो यानी अगर केवल स्वतंत्रता शब्द रहता तो बहुत व्यापक रहता। हमारे यहाँ केवल स्वतंत्रता शब्द नहीं रखा गया, दैहिक स्वतंत्रता या व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी हमारे यहाँ अमेरिका की तुलना में सीमित अधिकार हैं। तीसरी बात, वहाँ संपत्ति को भी इसी में रखा गया है। हमारे यहाँ संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 के तहत और अनुच्छेद 19(1)(च) के तहत मूल अधिकार थे, जो समाप्त हो गए हैं। अब देखिए, उससे भी जो जरूरी बात दोनों की तुलना में आती है वह यह है कि हमारे यहाँ है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और अमेरिका में है सम्यक विधि प्रक्रिया। जब संविधान बन रहा था और अनुच्छेद 19 पर बहस हो रही थी तो वास्तव में सम्यक विधि प्रक्रिया शब्द ही रखा गया, लेकिन बाद में उसे बदल करके विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया रख दिया गया। इस दोनों में क्या अंतर है अभी जानेंगे। आप अपने मन में इस कौतूहल को बनाए रखिए। इन दोनों के अंतर को नहीं समझेंगे तो अनुच्छेद 19, 20, 21 या कह लीजिए बहुत सारे मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन इत्यादि की शक्तियों को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आप अपने मन में यह कौतूहल बनाए रखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीड्योर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और सम्यक विधि प्रक्रिया यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का डिफरेंस है भारत के संविधान के मूल अधिकार में और अमेरिकी संविधान के मूल अधिकार में। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है। मैंने इसको अंग्रेजी में कहा कि प्रोसीड्योर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और इसका है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यह शब्द जो है जापान के संविधान से लिया गया है और यह शब्द तो अमेरिकी संविधान का है। इसका अर्थ ब्रिटेन के संविधान के समकक्ष है। ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में आपको मालूम होगा कि मूल अधिकार लिखित नहीं है, नागरिकों को वो सभी अधिकार प्राप्त हैं जो वहाँ के कानून को नहीं तोड़ता है। यानी वहाँ की ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता है और संसदीय सर्वोच्चता के तहत अगर ब्रिटेन में कोई कानून बना करके किसी व्यक्ति के अधिकार को सीमित कर दिया जाता है तो वहाँ की न्यायपालिका उनको वो अधिकार प्रदान नहीं कर सकती हैं। यानी कानून की युक्तता की जांच, यानी कानून को चैलेंज नहीं किया जा सकता है ब्रिटेन में। और अमेरिका में सब इस्तेमाल किया गया है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी वहां कानून को चैलेंज किया जा सकता है। अब आइए, चूंकि इसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द का प्रयोग हुआ है तो इसमें को केवल कार्यपालिका से राहत प्रदान किया जा सकता है, विधायिका से नहीं। जबकि वहां पर विधायिका और कार्यपालिका दोनों के मनमानेपन के विरुद्ध आप को अधिकार प्राप्त है। यहां पर आप कार्यपालिका के अधिकार को चुनौती देते हुए विधायिका आप न्यायपालिका में जा सकते हैं। ब्रिटेन वहां यूएसए में आप विधायिका और कार्यपालिका दोनों के मनमानेपन के विरुद्ध आप वहां जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं। जैसे कि आप भारत में अनुच्छेद 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस, यानी किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार करके कहीं पर रख दिया गया है तो हम लोग अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय या अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जाते हैं और कहते हैं कि उनको गिरफ्तार किया गया है। तो न्यायालय कहती है कि उस गिरफ्तार व्यक्ति को हमारे सामने उपस्थित करो और उनके गिरफ्तार किए जाने का कारण बताओ। अगर कार्यपालिका उनके गिरफ्तार किए जाने का कारण बता देती है, कह देती है कि हम इस विधि के तहत इसके गिरफ्तार कर लेंगे किए हैं, तो यहां पर न्यायपालिका कुछ नहीं कर सकती है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द के अंतर्गत। जबकि वहां पर सर्वोच्च न्यायालय यह भी देखेगा कि आप क्यों गिरफ्तार किए हैं यह बताइए
और गिरफ्तार किए हैं जिस कानून के तहत, वह कानून सही है कि नहीं है, इसकी भी जांच करेंगे। यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में संसदीय सर्वोच्चता है, जबकि सम्यक विधि प्रक्रिया में न्यायिक सर्वोच्चता है। तो हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ संविधान की भाषा अनुच्छेद 21 में संसदीय सर्वोच्चता की ही बात करता है, और माननीय उच्चतम न्यायालय ने आरंभिक अपने फैसलों में यानी 1978 तक मेनका गांधी मामला जो था उसके पहले तक यही कहा कि भाई हम आपको विधायिका से संरक्षण प्रदान नहीं कर सकते हैं, हम केवल कार्यपालिका के विरुद्ध आपको संरक्षण प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अपनाई गई है, न कि यूएसए वाले सम्यक विधि प्रक्रिया। अब आइए, इससे संबंधित दो महत्वपूर्ण मुकदमे हैं, आपको जानना चाहिए। अगर आप यूपीएससी और बीपीएससी का पदाधिकारी बनना चाहते हैं, आप अच्छे जानकार बनना चाहते हैं, तो आपको इन दोनों मुकदमे के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। और ये पहला मुकदमा है A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950, और दूसरा मुकदमा है 1978 का मेनका गांधी बनाम भारत संघ। इसको जानते हैं। A.K. गोपालन एक कम्युनिस्ट नेता थे, और ये अंग्रेजों के समय, भारत के आज़ादी के समय में ही भी गिरफ्तार थे, यानी 15 अगस्त 1947 के आसपास भी गिरफ्तार थे। 2-3 महीने बाद अक्टूबर में इनको रिहा किया गया, और फिर उस समय के निवारक निरोध अधिनियम के तहत फिर से इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी दरमियान संविधान बना, और संविधान जब लागू हुआ और नया जो निवारक निरोध अधिनियम है, निवारक निरोध समझते हैं आप? निवारक निरोध अनुच्छेद, अगले जो अनुच्छेद 22 पढ़ेंगे तो उससे आप समझ पाएंगे कि एक तो आपको जुर्म करते हैं तो आपको गिरफ्तार किया जाता है, और निवारक निरोध ऐसा गिरफ्तारी है कि अगर पुलिस को ऐसे लगती है, सरकार को ऐसा लगता है कि आप कुछ बड़ा करने वाले हैं, आप अगर फ्री रहेंगे तो कुछ गड़बड़ी फैला सकते हैं, दंगा फसाद फैला सकते हैं, तो कोई आशंका मात्र से आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। वह है निवारक निरोध अधिनियम। जैसे इस तरह के बहुत सारे अधिनियम बनाए जाते हैं और निरस्त किए जाते हैं अनुच्छेद 22 के संदर्भ में, तो उसको बिना किसी इसके कि तुम बाहर रहोगे गोपालन, तुम अगर बाहर रहोगे तो दंगा फसाद इत्यादि फैलाओगे, तुम जो है कम्युनिस्ट विचारधारा के हो, तुम्हारी जो है व्यवस्था में तुम्हारी आस्था नहीं है, इसलिए उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो वह अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में वो मुकदमा लाया कि भाई इनके जो गिरफ्तारी है वह गिरफ्तारी हमारे इस मूल अधिकार को छीनता है। जब सर्वोच्च न्यायालय के पास यह मामला गया तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि देखिए, अनुच्छेद 21 के तहत तो हम आपको विधायिका से आपको राहत नहीं प्रदान करते हैं, चूंकि निवारक निरोध अधिनियम संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, इसलिए उस अधिनियम के तहत गिरफ्तारी अगर आपकी हुई है तो हम अनुच्छेद 21 के तहत आपको राहत नहीं प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द का इस्तेमाल किया है, न कि अमेरिका वाला सम्यक विधि प्रक्रिया द्वारा। भले ही निवारक निरोध अधिनियम के माध्यम से आपके अनुच्छेद 19 के कुछ अधिकार का हनन होता हो, लेकिन फिर भी हम आपको राहत प्रदान नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपकी गिरफ्तारी वैध है। हम आते हैं अनुच्छेद 21 पर, यानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसमें कहा, पहली बात कि अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21, फिर से मेरे गौर कीजिए, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अनुच्छेद 19 आपको याद होगा, मैं समझाने के लिए फिर से याद दिला सकता हूँ। अनुच्छेद 19 जिसमें 6 अधिकार हैं, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन बनाने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, घूमने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी बस जाने का या निवास करने का अधिकार और रोजगार करने का अधिकार। और अनुच्छेद 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 19 और 21 के अधिकार दोनों अलग अलग हैं, इससे उसका कोई मतलब नहीं और उसका कोई इससे मतलब नहीं, पहली बात। दूसरी बात, हमारे संविधान निर्माताओं ने अमेरिकी सम्यक विधि प्रक्रिया के स्थान पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन सब क्या किया है, इसलिए हम विधायिका के कानून को चैलेंज नहीं कर सकते हैं और विधायक के कानून के तहत आपकी गिरफ्तारी वैध है। लेकिन न्यायिक निर्णय भी बदली परिस्थिति और बदले माहौल में बदलते रहे हैं, खास तौर पर के मूल अधिकार के बारे में तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा। खुद सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि गोपालन मामले से लेकर के मेनका गांधी तक, मेनका मामला तक का जो ये यात्रा है, उस फैसले पर कहा गया है
कि यह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की यात्रा तक है। अब आइए आते हैं कि मेनका मामला क्या है। मेनका गांधी को आप लोग जानते होंगे। मेनका गांधी अभी वर्तमान में सांसद हैं, नेहरू गांधी परिवार की हैं, इंदिरा गांधी की छोटी बहू हैं, अभी फ़िलहाल सांसद हैं, मंत्री भी रह चुकी हैं। जब जनता सरकार 1977 में आने को हुई तो उससे पहले ही मेनका गांधी ने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था। उनका पासपोर्ट निर्गत भी हो गया। पासपोर्ट जो ही निर्गत हो गया त्यों ही उनको बाद में पासपोर्ट अधिकारी ने कहा कि आपको जो पासपोर्ट निर्गत किए गए हैं वह आपके पासपोर्ट आप हमें जमा करें। जो है कहा क्यों? कहा लोक व्यवस्था के अंतर्गत। बोले हमको कारण से अवगत कराइए कि किस कारण से आप हमारा पासपोर्ट रद्द किए हैं, मेरी बात तो सुनिए, हमको बोलने का भी अवसर दीजिए। कहा कि नहीं, देश की एकता और अखंडता और सार्वजनिक लोक हित में आपको यह बताया भी नहीं जा सकता है कि आपके पासपोर्ट को हम क्यों रद्द कर दिए हैं और क्यों वापस कर रहे हैं। मेनका गांधी सर्वोच्च न्यायालय गई और मेनका गांधी ने उस कृत्य को फिर उसी तरह से अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और 21 के तहत दावा किया। अदालती बातों में हम नहीं जाते हैं, हमारे ज्ञान के दृष्टिकोण से जो चीज़ें जरूरी है वह देखिए। अनुच्छेद 19 को याद कीजिए और 21 को याद कीजिए तो आपको बेहतर समझ में। अनुच्छेद 19 में एक अधिकार था घूमने का अधिकार, और अनुच्छेद 21 में कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। घूमने का अधिकार की सीमाएं थी, 2 ही सीमा थी, आप याद कीजिए। तो अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो हमारे पिछले वीडियो को देखिए, हमने उसमें आपको बताया था कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र घूमने के अधिकार के 2 ही सीमाएं हैं। एक था साधारण जनता के हितों में और दूसरा था अनुसूचित जनजाति के हित में। और अगर ये दोनों हित के अलावे किसी अन्य आधार पर अगर आपको घूमने के अधिकार से अगर रोका जाता था तो वो से युक्ति युक्त नहीं माना जाता था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आप जा सकते थे। अब यह बताइए कि अनुच्छेद 21 के तहत आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया और कहा कि आप जाकर के जाओ, आपको कानून के द्वारा आपके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को मैं छीन लेता हूं, और अनुच्छेद 19 के तहत आपको कहता है कि आप जाइए, आपको घूमने का अधिकार है। संभव है? अगर मेरी बात आपकी समझ में नहीं आई तो फिर से समझिए। हमें यह कह रहे हैं कि अनुच्छेद 19 के तहत आपके घूमने के अधिकार को मात्र 2 आधार पर उस पर युक्ति निबंधन लगाए जा सकते हैं, साधारण जनता के हित में, अनुसूचित जनजाति के हित में। और अगर उसको रोकता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय चले जाएंगे। और अनुच्छेद 21 के तहत अगर आपके अधिकार छीने जाते हैं तो आप सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो मेनका गांधी के वकील का तर्क था कि अनुच्छेद 19 का लागू होना अनुच्छेद 21 के लागू होने पर निर्भर करता है। अगर अनुच्छेद 21 के तहत किसी को एक रूम में बंद कर लीजिए विधायी आदेश से, और अनुच्छेद 19 के तहत घूमने का अधिकार दीजिए, तो वो कैसे इस्तेमाल कर सकता है? यानी अनुच्छेद 19 के लागू होने के लिए अनुच्छेद 21 का लागू होना जरूरी है। इसलिए अनुच्छेद 21 को क्यों विधायिका के मर्जी पर छोड़ दिए हैं? ये विधायिका के मर्जी पर छोड़ेंगे तो अनुच्छेद 19 को वो रोक लेगा, और अनुच्छेद 19 को रोक लेगा तो अनुच्छेद न 14 का प्रयोग कर पाएंगे लोग, न अनुच्छेद 19 का इस्तेमाल कर सकेंगे। तब अब आते हैं कि महत्वपूर्ण निर्णय में हुआ क्या। सबसे पहले न्यायालय ने कहा कि नहीं, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का तो पालन करना ही होगा आपको कानून बनाने में। भले ही हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में सम्यक विधि प्रक्रिया, भले ही हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में अनुच्छेद 21 में सम्यक विधि प्रक्रिया के जगह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द का प्रयोग किया है, फिर भी आपके विधि जो हैं वह युक्ति युक्त होने चाहिए, मनमाना नहीं होना चाहिए, तर्कहीन नहीं होने चाहिए। यानी उसमें आपको नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन करना होगा। और नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत क्या कहता है? नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कहता है कि अगर किसी व्यक्ति पर आरोप लगाते हैं तो उनको अपने बचाव का अवसर प्रदान कीजिए, उस पर आरोप लगाइए, उसके बचाव का अवसर प्रदान कीजिए, और तब आपको लगता है तो निर्णय पर पहुंचिए। आपने तो पासपोर्ट को रद्द करने में मेनका गांधी को सुनवाई का अधिकार दिया ही नहीं, और जो पूछी कि किस कारण से आप रोक रहे हैं तो आपने कहा कि आपको बताया भी नहीं जा सकता है। तो यानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से एक कदम आगे बढ़ते हुए सम्यक विधि प्रक्रिया के तहत प्रस्थान किया। पहली बात। दूसरी बात, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के बीच में एक गोल्डन ट्रायंगल है। अनुच्छेद 14, 19 और 21 के बीच में जो गोल्डन ट्रायंगल है
वह गोल्डन ट्रायंगल, तीनों के अधिकार एक दूसरे से इतने मिले हुए हैं कि इनको इनसे अलग नहीं किया जा सकता। याद कीजिए गोपालन मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या फैसला दिया था। उसमें फैसला यह दिया था कि अनुच्छेद 19 और 14 एक दूसरे से पृथक हैं, लेकिन यहाँ कहा गया कि अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत जो अधिकार हैं उनको एक दूसरे से अलग किया ही नहीं जा सकता है। एक शब्द इस्तेमाल किया गया कि अनुच्छेद 19 और 21 के बीच में लोहे की दीवार नहीं खींची जा सकती है। अनुच्छेद 19 का लागू होना 21 के लागू होने पर निर्भर करता है, अनुच्छेद 21 का लागू होना अनुच्छेद 19 के लागू होने पर निर्भर करता है। इसलिए अनुच्छेद 21 में जो भी आप कानून बनाएंगे उसको अनुच्छेद 19 के 2 से 6 तक में जो युक्तियुक्त निर्बंधता वाले जो कारण दिए हुए हैं, आधार दिए हुए हैं, उसका भी आपको पालन करना होगा। ठीक है। फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार मात्र दैहिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है, इसका बहुत ही विस्तार है और इसको संकीर्ण नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। यानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जहां अपने पूर्ववर्ती फैसले में, गोपालन वाले फैसले में, इसको केवल सर्किट दायरे में देखा था, केवल विधायिका से रक्षा प्रदान कर रहा था और केवल प्राण और दैहिक स्वतंत्रता तक कहा था। उन्होंने कहा कि इससे यह बहुत बड़ा है और उसी में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया कि विदेश जाने का अधिकार भी एक मूल अधिकार है। अनुच्छेद 21 के तहत परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत यह है। इस प्रकार से अनुच्छेद 21 का दायरा इतना बढ़ गया है कि जितनी भी अच्छी बातें आपको लगें जो संविधान के अन्य प्रावधानों में नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि यह मूल अधिकार हो सकता है, आपके मन में गुदगुदी पैदा करता हो, वो सभी अनुच्छेद 21 के तहत डेराइव्ड यानी उससे प्रदत्त अधिकार हैं। और इनको आप पढ़िए, इसे देखिए। यह मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार, यानी केवल आप पशु के तरह, जीवन का मतलब प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब केवल पशु के तरह आप रूम बंद कर दीजिए और जीवित और कहिए सांस लो और खाना खाओ, यही जीवन है? नहीं। मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार, आजीविका का अधिकार। मैं खा रहा हूं, पी रहा हूं, लेकिन मेरे पास रोजगार ही नहीं है, तो आजीविका का अधिकार भी मूल अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत। स्वास्थ्य का अधिकार, अभी कोरोना काल में जो आप देख रहे होंगे, तो स्वास्थ्य का अधिकार भी मूल अधिकार है। प्रदूषण मुक्त हवा का अधिकार, गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार और एकांतता का अधिकार। प्राइवेसी, लोग कहते हैं कि मुझे प्राइवेसी चाहिए, मतलब कि मेरा फिलहाल मेरी इच्छा नहीं है मैं किसी से मिलूं, बातचीत करूं वगैरह वगैरह, मैं एकांत में रख करके मनन करना चाहता हूं, तो एकांतता का अधिकार भी मूल अधिकार है, वह अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त हुआ है। उसके बाद एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, कुछ लोगों को जेल में अकेले अलग एक सेल में बंद कर दिया जाता है, तो वो एकांत कारावास कहते हैं। कहा कि मैं एक सामाजिक प्राणी हूं, भले ही मैं अभियुक्त हूं, भले ही मैं दोष सिद्ध हूं, लेकिन मेरे दोष सिद्ध होने से मेरे मूल अधिकार सीमित नहीं हो सकते हैं। और दोस्तों एक बात ध्यान रखें, अनुच्छेद 21 सामान्य व्यक्तियों को ही नहीं, अभियुक्तों को ही नहीं, सजा याफ्ता व्यक्तियों को भी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिया है। इसलिए इस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई फांसी के सजा प्राप्त व्यक्तियों की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया है। जानते हैं क्यों? उन्होंने कहा कि फांसी की सजा देने के बाद यथाशीघ्र उसे फांसी दे दी जानी चाहिए, क्योंकि फांसी की सजा सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति की मनोदशा पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वो बहुत तनाव में रहता है। मैंने फांसी की सज़ा सुना दी और आपने इन्हें फांसी की सज़ा को एक्सिक्यूट करने में, लागू करने में एक लंबा समय लगा दिए हैं। इस बीच वह व्यक्ति इतना पीड़ित और मानसिक पीड़ा में रहा है कि उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए इस सज़ा को हम परिवर्तित करते आजीवन कारावास में बदल देते हैं। इस प्रकार से जो है विलंबित निष्पादन के विरुद्ध अधिकार, यानी हमको सजा दिए हैं अगर, तो सजा को जल्दी से लागू कीजिए, आप हमें मानसिक पीड़ा नहीं दे सकते हैं। यह ठीक उसी तरीके से है कि आप देखते होइएगा जो लोग नॉनवेज हैं, बकरा को आपको काटने का अधिकार है, मतलब भोजन करने के लिए, लेकिन उसके तहत उसको आप उल्टा टांग देना, चौराहे पे काटना, उसको छत बिछत करना, इसका अधिकार नहीं है। तो फांसी दिया जाना चाहिए, लेकिन फांसी की सजा देने के बाद उसके लंबे समय तक इंतजार उसे नहीं कराया जा सकता है, उसके मानसिक पीड़ा में नहीं रखा जा सकता है। आश्रय में मौत से संरक्षण का अधिकार, बहुत आप देखिएगा कस्टोडियन डेथ हो जाता है, पुलिस हिरासत में मौत हो जाती है, इसके विरुद्ध भी अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार है। और सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध भी अधिकार है। इसलिए हमारे देश में सार्वजनिक फांसी नहीं होती है, फांसी एकांत जगह पे होती है जहाँ पब्लिक नहीं होती है।
अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, अनुच्छेद 19 में भी हमने पढ़ा था, अनुच्छेद 20 में भी पढ़ा था, और उसी बात को यहाँ रिपीट करते हैं कि आपातकाल की घोषणा का मूल अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर से याद दिला दें कि अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, वाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगर युद्ध और वाह्य आक्रमण के आधार पर यह घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 358 लागू हो जाता है, जिसके तहत अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, और अन्य मूल अधिकार को निलंबित करने के लिए राष्ट्रपति महोदय को अनुच्छेद 359 के तहत क्लासिफाइड होकर के आदेश निर्गत करना पड़ता है कि अमुक अमुक अधिकार स्थगित रहेंगे, लेकिन किसी भी स्थिति में अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के द्वारा प्रदत्त अधिकार निलंबित नहीं होते हैं। कई परीक्षाओं में पूछा जाता है और आपको जानकारी होनी चाहिए कि अनुच्छेद 20 और 21 के तहत दिए गए मूल अधिकार आपातकाल के अवधि में भी निलंबित नहीं होते हैं। सब कुछ पढ़ लिए लेकिन आपका विचार नहीं आया और निष्कर्ष नहीं आया तो परीक्षा में फिर लिखेंगे क्या? यही तो महत्वपूर्ण होता है, यही तो आपको अधिकाधिक नंबर दिलाता है। तो आपका विचार होना चाहिए। आपके विचार के रूप में मैंने अपने विचार को यहाँ पर रखा है, जिसे आप अपना विचार बना सकते हैं या इससे अच्छा और भी बेहतर आप कर सकते हैं कि यह जो मूल अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार, वह सभी प्रदत्त मूल अधिकारों में सर्वाधिक मौलिक है। किसी भी लोकतंत्र की सफलता की कसौटी इस बात पर जांची जानी चाहिए कि उसके नागरिक किस हद तक अपने प्राण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं। अगर वह अपने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकाधिक इस्तेमाल कर पाते हैं तो वह लोकतंत्र की उसको सफल मानेंगे, और जहां लोगों को ऐसी कोई अधिकार नहीं होंगे जैसे पाकिस्तान और बहुत सारे देशों में है, ऐसी स्थिति में उसे सफल लोकतंत्र नहीं कहेंगे। और अनुच्छेद 21 के तहत जो अधिकार हैं वह केवल सीमित अवधि नहीं है, इनका अत्यंत विस्तार है और इसका विस्तार गरिमापूर्ण जीवन जीने तक जाता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 21 के तहत जो अधिकार हैं वह केवल सांस लेने के अधिकार तक सीमित नहीं है, केवल पशु की तरह जीवन जीने के तक सीमित नहीं है। इसमें गरिमापूर्ण जीवन जीने के वो सभी बातें इसमें सम्मिलित होती हैं जो लोगों को एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक होता है। तो इसी के तहत हमारा अनुच्छेद 19, 20, 21 पूरा हुआ। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हम अनुच्छेद 22 पर चर्चा करेंगे। आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको संविधान के मूल अधिकारों, खासतौर पर अनुच्छेद 21 के बारे में एक नया दृष्टिकोण मिला होगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। नमस्कार।